जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंजीनियर परवीन ब्लॉग्स में। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसका इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे थे। हम बाय रोड आज जा रहे हैं गाज़ियाबाद से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। इस पूरे सफ़र में मैं आपको दिखाऊंगा शानदार रास्ते, किस रोड से हम गए हैं, कितना हमें समय लगा है और बाकी जो चीज़ें बीच बीच में पड़ती रहेंगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो अगर आप भी महाकाल जाने की प्लानिंग करें तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको पूरी रूट ट्रिप की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए महाकाल का नाम लेके शुरू करते हैं। तो सुबह हम निकले आज ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो नया बना है और अभी बीच बीच में कहीं कहीं चालू है, कहीं पर नहीं। तो बीच में हम रुकते हैं सवाई माधोपुर के लिए, और जहाँ पर काम रुका हुआ है इस पोल की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये जब आप आते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पर तो आपको सवाई माधोपुर उतरना पड़ता है, जिसका कारण ये पोल है, क्योंकि ये बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच में खड़ा हुआ है और अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पर लेबर काम करते हुए हमने देखी, जो कि एक नया पोल बना रही है, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम बाकी है बनने में। तब तक हमें पूरी यात्रा अपनी सवाई माधोपुर, जो कि 70 से 80 किलोमीटर का वन वे रास्ता पड़ता है, उससे ही करनी पड़ती है। यहाँ पर अभी एक रो चालू है, जो कि आपको मुंबई से दिल्ली की तरफ वाली जो रो है वो आपको वन वे वहाँ से चालू है, लेकिन उसके लिए दिल्ली से आपको जाने के लिए आपको ये वाला रास्ता यूज करना पड़ेगा, जो कि सिंगल वे है। सिंगल में आपको दोनों तरफ का ट्रैफिक आपको आता है, जाने का भी और आने का भी। दोनों तरफ काफी सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि बिल्कुल बारिश ना होते हुए भी यहाँ पर ग्रीनरी पूरी छाई हुई है। तो ये वाले रास्ते पर हम 70 से 80 किलोमीटर चलते हैं, जाम भी बीच बीच में मिल जाता है। तो फिर हम इस पर चढ़ जाते हैं आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जहाँ की अभी रोड की जो हालत है वो अभी थोड़ा सा खराब है। बीच बीच में आपको कहीं पर गड्ढे भी मिल जाते हैं और टूटा फूटा हुआ रास्ता भी मिल जाता है। इस रास्ते पर 80 किलोमीटर चलने के बाद में एक बार फिर आपको कोटा के लिए रुकना पड़ता है, और कोटा से फिर आपको अंदर की तरफ मुकुंदरा की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए उसका बाईपास लेते हुए जाना पड़ता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं कोटा। कोटा पहुंचने के बाद में ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा संकरा है, सवाई माधोपुर से भी ज़्यादा संकरा है, और इस पर हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ट्रकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जिनकी वजह से एक लंबा जाम भी यहाँ पर आपको कभी कभी मिल जाता है। बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े गांव पड़ते हैं, और ये आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ की मुकुंदरा की जंगल सफारी। जी हाँ, जिसके लिए वो 2 टनल बनाई जा रही हैं, जो गडकरी जी कह रहे थे कि भाई यहाँ पे आपको जंगल सफारी भी देखने को मिलेगी, जिससे कि यहाँ के वन्य जीवों को रोड की वजह से परेशानियां ना हो। रोड वाकई ही काफी संकरा है और मोड़ तीव्र हैं, जिससे कि जाम की स्थिति लगभग बनी होती है। सुबह शाम यहाँ आने से बचें, क्योंकि जाम उस समय ज़्यादा होता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। ये है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपकी सीधे हाथ पर। तो ये वो कारण है जिस पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कोटा से जो आप लेते हैं कट, वो इन 2 टनल की वजह से लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है। हमने बातचीत की यहाँ के गार्ड से, तो उसने बोला कि अभी 90 से 95% यहाँ पर काम बचा है, सॉरी हो गया है, बाकी 5 से 10% काम यहाँ पर बचा है, जो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं आई है कि उस वक्त काम खत्म करके और इसको चालू कर दिया जाए। बाकी फ्लाईओवर का काम, फेंसिंग का काम, रोड का काम, टनल के अंदर लाइटिंग का काम, प्रॉपर वेंटिलेशन का काम, वो लगभग पूरा हो चुका है। अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता, इसलिए बाहर का ही नज़ारा है। और ये आपको पड़ता है मुंबई की तरफ का नज़ारा, जो उधर का है, जो दिल्ली की तरफ का जो एंट्री गेट है वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। फिर भी हमने कोशिश की अपने कैमरे को जूम करके अंदर तक झांकने की, जहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पष्टता मिली कि हाँ यहाँ पर अभी अंदर का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, और जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये रास्ता जल्द खुल जाएगा और सुगम एक साधन बनेगा यहाँ पर जाने के लिए, और हमारा वक्त भी बचेगा। चलते हैं फिर अपने अगले पड़ाव की तरफ धीरे धीरे चलते हुए।
तो बीच में हमने थोड़ा सा फिर खाया पिया, मौसम हो गया था सुहाना। सुहाने मौसम में गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी करते हुए हम चल दिए अपने बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए। बीच बीच में आपको तेल पानी की व्यवस्था भी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं जो कि अभी भी बन रही हैं। कुछ जगह पे पेट्रोल पंप चालू हैं लेकिन सीएनजी यहाँ पर नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए, सीएनजी यहाँ पर नहीं है। तो अब हम कट लेते हैं गरौट रोड पर। गरौट से जो उज्जैन है, जहाँ पर गरौट पे आपको एक कट पड़ता है जिससे आपको उज्जैन की तरफ जाना होता है। पवन चक्कियों के सहारे होते हुए बिल्कुल मधुबन नज़ारा देखते हुए हम लोग यहाँ पर निकलते हैं उज्जैन की तरफ। ये 135 किलोमीटर का नवनिर्मित हाईवे है जो कि जोड़ता है दिल्ली मुंबई हाईवे को उज्जैन से। ये उज्जैन का बहुत ही सुंदर हाईवे है। ये भी बिल्कुल तर्ज पर बनाया गया है कनेक्टिविटी को अच्छी करने के लिए, जिससे कि दिल्ली मुंबई से आने वाले यात्रियों को दिक्कत परेशानी ना हो। तो अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे बाबा महाकाल की नगरी। तो बाबा महाकाल की नगरी पहुंचकर आपको दर्शन कराते हैं। इतने आनंद लीजिए ये पवन चक्कियों का, जो कि बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस दृश्य को देखकर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए थे बाबा महाकाल के दरबार में। शाम का वक्त था, लाइटिंग हो चुकी थी, काफी भव्य नज़ारा था। देखते ही भारत माता का मंदिर और हम काफी जगह यहाँ पर घूमे, लेकिन हमें होटल जल्दी जाना था क्योंकि सुबह हमारी भस्म आरती की बुकिंग भी थी। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा भस्म आरती कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीलकंठ द्वार से होते हुए। जो भस्म आरती का जो मेन एंट्रेंस होती है वो नीलकंठ द्वार होता है। नीलकंठ द्वार से आप अंदर की तरफ आते हैं, आपके पास में परमिशन होनी चाहिए या फिर आपके पास में बुकिंग की रिसिप्ट होनी चाहिए। जितने लोग आप आते हैं उन सबका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये बुकिंग की स्लिप है, ये आप मेन गेट पर दिखाते हैं, आपकी चेकिंग होती है, फिर आपको अंदर आने दिया जाता है। इसका मात्र 200 रुपये का पर हेड का चार्ज लगता है, जो 2 से 3 महीने पहले इसकी बुकिंग हो जाती हैं। इसके लिए आपको रात को 1 से 1:30 बजे तक लाइन में लगना होता है। तो अब हम आ गए बाबा महाकाल के दरबार में, जहाँ पर आप देख रहे हैं भस्म आरती हो रही है। इससे पहले बाबा का अभिषेक होता है, उसके बाद में श्रृंगार होता है, फिर भस्म आरती होती है, उसके बाद में फिर आपका मेन आरती होकर दर्शन पूर्ण किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। 4 बजे से 6 बजे तक ये भस्म आरती की प्रक्रिया चलती है। तो भस्म आरती करने के बाद में हम फिर बाबा के दर्शन बहुत ही सुकून से प्राप्त हुए। फिर हम आ गए थे महाकाल लोक की तरफ। महाकाल लोक हम थोड़ी देर घूमे क्योंकि हमें फिर दूसरे मंदिर भी घूमने थे। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, काफ़ी स्वच्छता है यहाँ पर। और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर प्रांगण में अगर आप आए हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, बाबा का दर्शन करें। हर हर महादेव दोस्तों। तो अब हम निकलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। हम लोगों ने गाड़ी उठाई अपनी और हम चल दिए बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि उज्जैन से पड़ता है 150 किलोमीटर दूर। जी हाँ, लेकिन रास्ता है 4 से 5 घंटे का, क्योंकि संकरी रोड है और प्लस पहाड़ियों से होकर जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम पहुंच चुके थे बाबा ओमकारेश्वर की नगरी। ये पड़ता है आपका खांडवा जिले में। तो खांडवा जिले में जो ओमकारेश्वर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। फिर हमने वहाँ सर अपने वीआईपी बैचेज लिए, जिसका चार्ज होता है वो 300 रुपये पर हेड होता है। 300 रुपये देकर आप वीआईपी पासेस ले सकते हैं। आइए चलते हैं झूला पुल होते हुए। ये देख रहे हैं आप ओमकारेश्वर डैम है, ये झूला पुल है, वो आप ओमकारेश्वर मंदिर देख रहे हैं। इसी के थ्रू हम नर्मदा नदी को पार करते हुए ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर नदी दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करना होता है, जो कि आप पुल से या फिर आप बोट से पार कर सकते हैं। तो हम आ गए थे बाबा महाकाल की लाइन में, जो ओमकारेश्वर की लाइन में, जो कि आपको वीआईपी लाइन है। और जो आप उधर वाली लाइन देख रहे हैं वो आपकी नॉर्मल लाइन है, जिसमें 4 से 5 घंटे का वक्त आपको दर्शन के लिए लग जाता है। लेकिन आप अगर 300 रुपये खर्च करके आते हैं तो आपको जल्दी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है बाबा ओमकारेश्वर का दरबार। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है बाबा ओमकारेश्वर की मूर्ति है, नीचे शिवलिंग है। आप उस पर जल चढ़ाकर और अपना
बाबा से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के बाद में हम चल दिए ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर महादेव नर्मदा के इधर की साइड पड़ता है और ओमकारेश्वर उधर की साइड पड़ता है, जो ये झूलापुर को पार करके जाना पड़ता है। ऐसी मान्यता कही गई है कि ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दो ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग होता है। तो जब तक आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हैं तब तक ओमकारेश्वर के दर्शन सिद्ध नहीं माने जाते। तो अब हमारी यात्रा को हम अपना विराम देते हैं और ये यात्रा हमारी बहुत ही सुखद रही, बहुत ही आनंद में रही और अगली यात्रा के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। और जब तक के लिए आप मेरा YouTube चैनल इंजीनियर प्रवीण ब्लॉग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।